नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए गुणसूत्रों के कार्य। तो गुणसूत्रों के कार्य भी क्या है, वही जो अभी हमने डीएनए के कार्य पढ़े थे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना डीएनए के कार्य। तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे गुणसूत्रों के कार्य में कि ये आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आनुवांशिक सूचनाओं को भेजने का काम करते हैं या फिर संचारित करने का काम करते हैं। आनुवांशिक सूचनाएं सूचनाओं को क्या करते हैं, संचारित करते हैं या फिर हम कह सकते हैं भेजते हैं। क्योंकि जो डीएनए है गुणसूत्र है, किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से ही मिलकर बना होता है। तो कार्य भी लगभग समान है। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन की जो घटना होती है क्यों होती है, इन्हीं के कारण, गुणसूत्रों के कारण। तो हम कह सकते हैं कि जीवों में उत्परिवर्तन, जीवों में उत्परिवर्तन, विकास और विभिन्नताएं, विकास और विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। विभिन्नताएं जो हैं किसके कारण होती हैं, गुणसूत्रों के कारण होती हैं। फिर क्या कह सकते हैं कि ये जीवों में जैव क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, जीवों में जितनी भी जैविक रूप से क्रियाएं होती हैं, है ना, तो जैव क्रियाओं का नियंत्रण का भी कार्य जो है डीएनए के गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। फिर कह सकते हैं कि चौथा, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। जीवों में लिंग का निर्धारण, है ना, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। अभी हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है, जो मेंडल वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था ना कि मनुष्य वाला और कई मतलब जीवों में, कई प्रकार के जीवों में भी हमने पढ़ा था गुणसूत्र। तो मनुष्य का आप लोग को याद होगा कि मनुष्य में 2 प्रकार के जो है पाए जाते हैं, एक्स और वाई टाइप के, है ना, गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिला में जो मादा होती है उसमें एक्स टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर में एक्स और वाई टाइप के गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, याद आ रहा होगा। तो क्या होता है कि एक्स जब पहुंच जाता है अगली पीढ़ी में, तो क्या होती है, होने वाली संतान एक्स अक्ष पे क्या होता है, मादा हो जाती है ना, फीमेल होती है, संतान फीमेल हो गई। और एक्स वाई पर क्या होता है, संतान नर होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र के द्वारा ही तो लिंग का निर्धारण हुआ। चलिए नेक्स्ट है कि ये जो है, अगर गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाएगा, गुणसूत्रों में परिवर्तन होने पर जीवों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, है ना। जो हमने पढ़ा था कि XXY, याद आ रहा होगा आप लोग को, XXX हो जा रहा था, है ना, या XXY, सुपर मेल और सुपर फीमेल वाली जो कंडीशन उत्पन्न हो रही थी, वो कैसे हो रही थी, इन्हीं गुणसूत्रों में क्या हो रही थी, विसंगतियां तो हो रही थी, है ना। हमने जो देखा है कि होता क्या है, XX हुआ तो फीमेल हुआ, XY हुआ तो संतान कैसी हुई, नर हो गया। लेकिन जब किसी संतान में XXX हो गए, गुणसूत्रों में विसंगतियां पाई गई, और किसी में XXY हो गया, या फिर 4 बार X हो गया, हाँ, किसी संतान में, तो इस प्रकार से क्या है, गुणसूत्रों में जो विसंगतियां पाई जाती हैं उनके लिए भी कौन उत्तरदायी है, ये गुणसूत्र ही तो उत्तरदायी हैं। गुणसूत्र में परिवर्तन के लिए तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र में परिवर्तन होने से अनेक लक्षण और विकृतियां उत्पन्न होती हैं, विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। तो इसके लिए भी गुणसूत्र ही उत्तरदायी हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन में
जो प्रोटीन जिसकी आवश्यकता होती है कोशिका वृद्धि या फिर कह सकते हैं कोशिका विभाजन में जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, विभाजन में आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं, यानी कि जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसका संश्लेषण का कार्य भी गुणसूत्रों के द्वारा ही किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन के संश्लेषण, ठीक है। आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण, यानी कि अधिक मात्रा में या कम मात्रा में इस प्रोटीन का जो है संश्लेषण ना हो सके। ये हो गया। फिर है लास्ट में हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो है ये जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। गुणसूत्र का मुख्य कार्य तो यही है कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। बनाए रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है डीएनए का द्विगुणन या फिर प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण को प्रतिलिपिकरण भी कहते हैं, यानी कि एक प्रतिलिपि तैयार करना। जैसे कि आप फोटोकॉपी कराते हो ना, किसी नोट्स का फोटोकॉपी करा लिया तो क्या हुआ, उसका प्रतिकृति ही तो हो गया है ना। तो प्रतिकृतिकरण यानी कि डीएनए टेम्पलेट का, डीएनए स्ट्रैंड का, एक स्ट्रैंड का यूज करके या ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड से एक नए डीएनए की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं द्विगुणन, प्रतिकृतिकरण या फिर प्रतिलिपिकरण। तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है कि डीएनए के दोनों रज्जुक यानी कि स्ट्रैंड को कह रहा है। जैसे ये डीएनए है तो ये कह रहा है कि दोनों रज्जुक इसी को कह रहा है, स्ट्रैंड को, अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करके नए पूरक रज्जुकों का निर्माण करते हैं, जिससे जो नया डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक कैरेक्टर होता है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, और नई एक जो होती है वो नई निर्मित स्ट्रैंड होती है। एक होता है पेरेंटल और एक होता है नई निर्मित स्ट्रैंड। जैसे इस फिगर में देखने का प्रयास कीजिए, डीएनए के स्ट्रैंड है ना, तो ये स्ट्रैंड जो है ये खुल गए, ठीक है, खुल गए। देखिए नाइट्रोजनस बेस जो है इनके, देखिए यहाँ पे जो है आपस में ज्वाइंट है, यहाँ पे जो स्ट्रैंड खुल गया दो भागों में, तो नाइट्रोजनस बेस जो है अलग अलग हो गए, है ना। तो यहाँ देखिए एक जो है स्ट्रैंड जो है वो पुराना वाला है, पेरेंट का ही है ना। यहाँ भी एक नया स्ट्रैंड जो है इसके सामने लग गया, है ना। देखिए ए क्या है, एडेनिन है, एडेनिन के सामने क्या ऐड हुआ, थाइमिन ऐड हो गया, है ना। साइटोसिन के आगे ग्वानिन, साइटोसिन के आगे ग्वानिन। इस प्रकार से जो है स्ट्रैंड जो है अगला जो है टेम्पलेट इनका जुड़ गया। यहाँ देखिए थाइमिन यहाँ से अलग हो गया था ना, तो थाइमिन के आगे एक नया स्ट्रैंड आ रहा है एडेनिन, ग्वानिन के आगे साइटोसिन जुड़ गया और यहाँ ग्वानिन के आगे साइटोसिन। देखिए इसे लिख रहा है न्यू स्ट्रैंड है ये, और ये क्या है, ओल्ड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है ना। तो इस प्रकार से ये पेरेंटल डीएनए से, मतलब पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड से एक नए डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो इसे ही बोलते हैं अर्ध संरक्षित द्विगुणन विधि। द्विगुणन विधि कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रतिलिपिकरण, यानी पुराने अणु से ही एक नया प्रतिलिपि तैयार कर देना, पुराने डीएनए का ही एक नया प्रतिलिपि तैयार करना ही क्या कहलाता है, प्रतिलिपिकरण कहलाता है। तो इस प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन की जो विधि है उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी।
अर्ध संरक्षित प्रकार या फिर सेमी कंजर्वेटिव टाइप। ठीक है, अर्ध संरक्षित क्यों कह रहा है? क्योंकि एक जो है वो ओल्ड स्ट्रैंड है डीएनए का, जो नया निर्मित डीएनए बन रहा है ओल्ड डीएनए से, उसमें क्या हो रहा है, एक डीएनए का स्ट्रैंड जो है ओल्ड है और दूसरा क्या है, न्यू है। इसलिए इसको कहा गया है अर्ध संरक्षित प्रकार या फिर सेमी कंजर्वेटिव टाइप। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है, ठीक है, तो इसमें जब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, रेप्लिकेशन की, तो क्या होता है, ये खुल गया है ना, यहाँ से ये खुल गया, तो इस पे एक नया स्ट्रैंड आके ऐड हो गया। यहाँ भी सेम कंडीशन हुई, एक नया स्ट्रैंड जो है वो ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक डीएनए से दो डीएनए, ठीक है, यहाँ से फिर ये जब और विकसित हो गए तो क्या हो गया, यहाँ से ये अलग हो गया, तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गया। तो क्योंकि एक जो था क्या है, एक कैसा है, ओल्ड है ना, एक स्ट्रैंड ओल्ड इसमें है और एक नया ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहा अर्ध संरक्षित टाइप का। अब देखिए जो रेप्लिकेशन है वो अर्ध संरक्षित टाइप का ही होता है। इसके पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया है कि डीएनए में रेप्लिकेशन जो है अर्ध संरक्षित टाइप का होता है, तो उसे प्रूफ भी किया है। तो देखिए कैसे किया गया है कि एक साइंटिस्ट थे, मेल्सन, इसे बोलते हैं मेसेल्सन वो स्टाल है ना, पूरा नाम है इनका मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल। तो कहीं कहीं पे देता है कि मेसेल्सन और स्टॉल के द्वारा जो डीएनए के प्रतिलिपिकरण की अर्ध संरक्षित विधि है उसके पक्ष में प्रमाण कौन कौन से दिए गए हैं, तो उसे बताइए है ना, या उसका वर्णन कीजिए। तो नाम जो है याद रखिएगा, मेसेल्सन और स्टॉल। तो मेसेल्सन और स्टॉल ने डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रतिकृति को स्पष्ट करने के लिए ई कोलाई पर प्रयोग किया था। इशरेशिया कोलाई, ई कोलाई का पूरा नाम क्या है, इशरेशिया कोलाई। तो ई कोलाई पर प्रयोग किया था। इसमें जो है N15 संवर्धन माध्यम में डीएनए का रेप्लिकेशन जब कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में है ना, प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी में जो दोनों डीएनए प्राप्त हुए थे उसमें एक धागा कैसा था, पैरेंटल टाइप का था, है ना। पैरेंट, देखिए पैरेंट डीएनए कैसा था, N14 टाइप का था। जैसे अगर हम यहाँ इस फिगर में ही देखें, जैसे मान लीजिए कि ये जो है डीएनए जो है N14 टाइप का है ना। लेकिन देखिए N15 के संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम कैसा था, N15 टाइप का था। तो कल्चर मीडियम में जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में कैसा प्राप्त हुआ कि दोनों डीएनए में एक धागा जो था पैरेंटल टाइप का था, एक स्ट्रैंड कैसा था, पैरेंटल, यानी कि एक था N14 है ना, N14 था, N14 था, ठीक। फिर कह रहा है कि दूसरा धागा न्यूली सिंथेसाइज्ड जो था, दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड वो कैसा था, N15 टाइप का। ये जो नया बना ये कैसा है, N15 टाइप का। क्यों, क्योंकि N15 संवर्धन माध्यम था, कल्चर मीडियम क्या था, N15, ठीक है, तो N15 टाइप का था। फिर नाइट्रोजनस युक्त नाइट्रोजनी क्षारों वाला था और इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण जो है अर्ध संरक्षित यानी कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कि नए बने दोनों संकर डीएनए यानी कि N15 और N14 को जब पुनः संवर्धन माध्यम में रेप्लिकेट कराया गया, N15 और N14 वाला जो है डीएनए, उनको जब पुनः संवर्धन माध्यम में रेप्लिकेट कराया गया तब क्या हुआ, सेकेंड पीढ़ी में
4 टाइप के डीएनए प्राप्त हुए। कितने टाइप के? 4 टाइप के डीएनए प्राप्त हुए, जिसमें से 2 था, 2 कैसे थे? N15 टाइप के, और 2 हैं N14 टाइप के थे। 2 थे N15 टाइप के और 2 N14 टाइप के डीएनए बने। चलिए इसे फिगर से समझ लेते हैं। देखिए फिगर में दिख रहा होगा कि डीएनए जो है, एक डीएनए है N15 टाइप का, है ना, N15 के साथ वाला डीएनए जो है, इसमें जो है N15 और N14 दोनों स्ट्रैंड है ना। फर्स्ट रेप्लिकेशन हुआ, ये वाला स्ट्रैंड जो है वो कैसा प्राप्त हुआ हमें? N14 टाइप का, ठीक है। दूसरा वाला जो है ये कैसा है? N15 टाइप का हुआ, ठीक है। यानी कि ये डीएनए कैसा है? संकर डीएनए, हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ। N15 और N14 दोनों टाइप का जो है इसमें स्ट्रैंड पाया गया। ये था कैसा? N15 टाइप का है ना। मिला हमें कैसा? जब कल्चर मीडियम कैसा था? ये था N14 टाइप का। कल्चर मीडियम N15 है ना। कल्चर मीडियम कैसा था? N15 टाइप का कल्चर मीडियम है। तो N14 डीएनए का जब N15 संवर्धन माध्यम में जब देखा गया, इनका संवर्धन माध्यम में जब संवर्धित कराया गया N15 वाले में, तो पहला स्ट्रैंड जो हमें प्राप्त हो रहा था, जो पेरेंटल था N14 टाइप का, और नया स्ट्रैंड था N15 टाइप का। यानी कि वो डीएनए कैसा था? हाइब्रिड था, है ना। फिर है सेकेंड रेप्लिकेशन। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? देखिए 2 डीएनए कैसे प्राप्त हो रहे हैं? N14 टाइप के। 2 डीएनए कैसे प्राप्त हुए हैं? N14 टाइप के, और 2 डीएनए प्राप्त हुए हमें हाइब्रिड। चलिए नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रमुख चरण, मतलब कितने चरणों में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए पहला है कि डीएनए का द्विगुणन प्रारंभन बिंदु यानी कि इनिशिएशन पॉइंट से शुरू होता है। और यूकैरियोटिक की बात की जा रही है कि यूकैरियोटिक में कई व अनगिनत प्रारंभन बिंदु होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें प्रारंभन बिंदु जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई होते हैं, वो कहीं से भी वो द्विगुणन जो है स्टार्ट हो सकता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक की बात की जाए अगर, तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही प्रारंभन बिंदु होता है। इनिशिएशन पॉइंट जो है एक ही होता है ना। यूकैरियोटिक में कई होते हैं, और कई नहीं अनगिनत होते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में कई प्रकार के एंजाइम्स, है ना, कई प्रकार के एंजाइम्स जो हैं अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सेकंड जो स्टेप है हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हेलिकेज एंजाइम का नाम याद रखेंगे आप लोग। एंजाइम का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए के दोनों रज्जुकों, यानी रज्जुक समझ रहे हैं ना, स्ट्रैंड को पृथक कर देता है, और प्रत्येक रज्जुक जो है बंधन प्रोटीन की सहायता से, कौन सा प्रोटीन है? बंधन प्रोटीन की सहायता से स्थिर हो जाता है। यानी कि डीएनए जो है, डीएनए की स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इस तरह से ये आपस में लिपटे रहते हैं, है ना। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम इनको खोल देता है, 2 भागों में बांट देता है, खोल देगा। जब खोल दिया तो प्रोटीन है एक, इसका नाम है बंधन प्रोटीन की सहायता से ये जो स्ट्रैंड है स्थिर हो जाते हैं।
फिर देखिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। देखिए ये एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टोपो आइसोमेरेज हेलिकेज, है ना। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम रज्जु की कुंडलन को समाप्त कर देता है, यानी जो डीएनए जो है ऐसे ऐसे कुंडलित होते हैं, ठीक, कुंडलित होते हैं, तो इस कुंडलन को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? टोपो आइसोमेरेज। याद रखिएगा, कभी कभी ये 1 नंबर में पूछता है ना। हेलिकेज एंजाइम जो करता है डीएनए स्ट्रैंड को खोलने का कार्य, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड को खोलने का कार्य। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम करता है कुंडलन को, स्ट्रैंड की कुंडलन को समाप्त करता है। अब कह रहा है कि पॉलीमेराइजेशन से पूर्व प्राइमेज एंजाइम की सहायता से, प्राइमेज एंजाइम ऐसे एक एंजाइम आया इंपॉर्टेंट, प्राइमेज एंजाइम की सहायता से रज्जुक यानी स्ट्रैंड जो 3 इंड है, 3 इंड के पूरक आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है। 3 इंड के पूरक, 3 इंड के जस्ट अपोजिट साइड आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है, जिससे आगे डीएनए जो है पॉलीमेरेज 3 के द्वारा बहुलीकृत हो जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि प्राइमेज एंजाइम की सहायता से जो स्ट्रैंड होता है 3 इंड वाला, उसके अपोजिट साइड, उसके पूरक साइड में क्या होता है? आरएनए प्राइमर का संश्लेषण होता है, जिससे कि डीएनए पॉलीमेरेज 3 के द्वारा बहुलीकरण हो जाता है, जिससे डीएनए पॉलीमेरेज 3 के द्वारा बहुलीकरण हो जाता है। देखिए लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए का 5-3 डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली संश्लेषण होता है। जो 5 से 3 की डायरेक्शन में जो संश्लेषण होगा वो कॉन्टिन्यूसली होगा। जैसे फिगर्स में देखिए, फिगर में दिखा रही हूँ आपको, डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। एक होता है 5 to 3 इंड होता है ना, और ये इधर क्या होता है? यहाँ 3 to 5 इंड होता है, ठीक, जस्ट अपोजिट होता है। तो ये कह रहा है कि लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उस पर डीएनए का 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन, जैसे कि मान लीजिए ये है 5 से 3 की डायरेक्शन में। अब ऊपर से तो होगा नहीं, नीचे से खुला है, तो नीचे से कह रहा है 5 से 3 डायरेक्शन में क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली संश्लेषण होगा, यानी कि वो लगातार आराम से इस तरह से संश्लेषित होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए खुला, यहाँ ए है, टी है, जी है, सी है, फिर ATGC जो भी है, तो इसके अपोजिट में आराम से होता जाएगा। लेकिन देखिए 3 कह रहा है, जबकि पश्चगामी रज्जुक यानी लैगिंग स्ट्रैंड, ये कौन सा है? लीडिंग, लीडिंग स्ट्रैंड है। और ये कौन सा स्ट्रैंड है? लैगिंग स्ट्रैंड। तो कह रहा है पश्चगामी रज्जुक यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों, जिन्हें कि ओकाजाकी टुकड़े कहते हैं, के रूप में असतत संश्लेषण होता है। लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इस तरह से असतत रूप से संश्लेषण होता है। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा गया है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स या फिर ओकाजाकी टुकड़े। और प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़े के लिए एक आरएनए प्राइमर बनता है। प्रत्येक जो ओकाजाकी टुकड़े हैं, इन सभी के लिए एक आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि ओकाजाकी टुकड़े पूर्ण निर्मित होने पर डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट द्वारा आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है। जब निर्माण हो गया है ना, कह रहा है कि प्रत्येक ओकाजाकी टुकड़े के लिए क्या बनता है? आरएनए प्राइमर बनता है। तो जब ओकाजाकी टुकड़े पूर्ण रूप से बन जाएंगे तब क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है और डीएनए लाइगेज
एंजाइम ओकाजाकी टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, समझ रहे हो। डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम जो क्या करता है, ओकाजाकी टुकड़ों को, इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि लाइगेज का क्या कार्य है, जैसे कि गोंद है ना, गोंद का कार्य है ना, इसको बोलते भी हैं जेनेटिक ग्लू। ठीक है, तो ये एक तरह से गोंद का कार्य करता है लाइगेज एंजाइम जो है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे फिगर ध्यान से देखिए। डीएनए स्ट्रैंड का जब रेप्लिकेशन होगा तो कह रहा है कि 5 to 3 डायरेक्शन जो है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और 3 to 5 वाले जो डायरेक्शन में जो होता है उसको बोलते हैं लैडिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है, जो संश्लेषण होता है वो कैसा होता है, सतत होता है ना। जो संश्लेषण होगा नए स्ट्रैंड का वो कैसा होगा, सतत होगा। लेकिन जब लीडिंग स्ट्रैंड में बात की जाए तो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होती है, संश्लेषण का कार्य क्या होता है, कई छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। और इन टुकड़ों को क्या कहा गया, इन टुकड़ों को कहा गया ओकाजाकी टुकड़े। और इन ओकाजाकी टुकड़ों के लिए, यानी प्रत्येक टुकड़ों के लिए एक एक आरएनए प्राइमर बनता है ना। और जब ये ओकाजाकी टुकड़े पूर्ण रूप से निर्मित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, तो डीएनए लाइगेज के द्वारा जो है इन टुकड़ों को जोड़ दिया जाता है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। अगली क्लास में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए के प्रकार, है ना, और फिर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, तो अभी डीएनए का पार्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, समाप्त आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम अगली क्लास में इसको देखेंगे। ओके।